चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, जब लोग बगावत करते हैं 1857 और उसके बाद। वैसे ज्यादा डिस्कशन हम 1857 और उसके पहले का करने वाले। देखिए 1857 जो है ये एक ऐसा साल है जिसके 100 साल पहले जाएंगे तो आपको अंग्रेज मिलेंगे, उसके बाद भी 100 साल तक अंग्रेज रहे, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था, इसीलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चीज समझिए कि जो हमने पहले डिस्कशन किया था, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये आई। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या हम केवल इसको कंपनी हमने कहा है बार बार, जब ये कंपनी थी तो इसने बहुत सारे रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, या ये कहें कि बहुत सारे इसने कानून नियम बनाए, और किस तरीके से गवर्नेंस किया, या जो गवर्नमेंट इसने चलाई या गवर्नेंस किया, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट किया, प्रभाव पड़ा सब लोगों पे। चाहे वो बड़े बड़े लोग हों, जैसे किंग हो गए, मतलब राजा, नवाब, क्वीन हो गए, या फिर आप थोड़ा सा नॉर्मल लोगों पे आ जाए, पीजेंट्स हो गए या फार्मर्स हो गए, या जमींदारों पे देखिए क्या असर पड़ा इनका। इनको लैंडलॉर्ड कहते हैं हम लोग। जो ट्राइबल थे उसके बारे में हमने पिछले बार चर्चा की, वे ट्राइबल ग्रुप्स पे, आदिवासी जनजातीय लोगों पे क्या असर पड़ा, और जो सिपाही थे, सिपाही, उन पे क्या असर पड़ा। तो कई तरीके से अब बहुत अच्छी कंपनी ने कोई कानून तो लागू किए नहीं, यानी अपने लिए बहुत अच्छे कानून लागू किए, लेकिन हिंदुस्तानी जनता के लिए जो भी कानून को, जो भी रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, पॉलिसीज इन्होंने लेके आई, जो भी एक्शन इन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से या तो इनके अगेंस्ट थे, इनके खिलाफ थे, या फिर इनके जो सेंटिमेंट्स है, भावना के खिलाफ थे। अगर आप डायरेक्ट तौर पे ना देखें तो भी इनडायरेक्ट तौर पे इनके सेंटिमेंट्स, इनकी फीलिंग्स, क्योंकि इंसान के अंदर तो यही तो है, इंसान के अंदर फीलिंग और मोहब्बत, प्यार, जेलसी, ये सब होता है, उसके खिलाफ थी। और वो क्या थी, इसको आप जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1857 एक दिन नहीं आ गया। 1857 के पहले जो चिंगारी थी, वो मतलब लौ धीरे धीरे जल रही थी, और यहां ये भड़की, बहुत जबरदस्त भड़की। और ये कैसे भड़की, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर आप चित्र एक जो देख रहे हैं, इसमें सिपाही मतलब सिपाही और जो फार्मर्स हैं या पीजेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो सब मिल के आ गए। और उसके बाद पूरे नदर्न इंडिया में, मैं आपको उसकी जगह भी बताने वाला हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि हम जो डिस्कशन करेंगे किस जगह का डिस्कशन करेंगे। तो जो प्लेन्स कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, हमारा जो उत्तर भारत कहते हैं, वहां पर 1857 में जबरदस्त बगावत हुई, रिवोल्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, और सब में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आदमी था, सब में एक एक नाम आएगा। तो ये जो लाल आप देख रहे हैं ट्रायंगल में, जो लाल ट्रायंगल है, ये आपको बता रहे हैं कि ये बेसिक केंद्र बिंदु थे, यानी कि ये मेन सेंटर थे जहां पर रिवोल्ट हुआ, बगावत हुई। जो आप ब्लैक में देख रहे हैं ये भी बिंदु थे, लेकिन ये केंद्र बिंदु नहीं थे। यहां पर भी हुआ, यहां पर भी लोग उठ खड़े हुए, अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी रूल्स रेगुलेशन, या अंग्रेज जो कर रहे थे उनके खिलाफ बगावत इन्होंने शुरू की, या फिर किसी न किसी के पीछे ये जम गए, किसी न किसी के पीछे आगे बढ़े कि हाँ, हमें भी इस सरकार को, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश राज को अपने देश से हटाना है, खत्म करना है। देखिए सारी शुरुआत हुई थी मेरठ से, मेरठ के कंटोनमेंट से शुरुआत हुई थी, और वो क्या कारण था वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से लोग पहुंच गए दिल्ली में जो टुकड़ियां थी, यानी सिपाही, हिंदुस्तानी सिपाही जो अंग्रेजी आर्मी में काम कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी में काम कर रहे थे। मेरठ में भी वही लोग थे, हिंदुस्तानी लोग, वो यहां पर इन्होंने रिवोल्ट किया, दिल्ली पहुंच गए। बरेली से भी लोग पहुंच गए जब इनको पता चला, दिल्ली वालों को जब पता चला तो वो भी शामिल हो गए। फिर ये गए अपने बहादुर शाह जफर के पास, उन्होंने नान नुकुर करते करते अपने आप को बोल ही दिया कि ठीक है, मैं नेता बनता हूं इस रिवोल्ट का। इसी बीच यहां पर लखनऊ, ये जो अवध की जगह है, वहां पर वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था बड़े अजीब कारणों से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने कहा कि भाई मेरा दत्तक पुत्र है,
है ना, गंगाधर राव और दामोदर राव, इनके पति और इनका जो दत्तक पुत्र यानी कि जो अडॉप्टेड सन है, इसको किसी तरीके से बना लिया जाए, मतलब इनका हायर बनाया जाए, राजा मान लिया जाए। मना कर दिया। ठीक है जी। लखनऊ में तो खैर अवध के नवाब को हटा ही दिया था। कानपुर में की बात करेंगे, यहाँ पर पेशवा है, इनकी भी बात करेंगे। फैजाबाद में एक साहब हुए मौलवी साहब, इनकी भी चर्चा करेंगे, और इन्होंने तो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है। तो ये लोग जो हैं, ये जो जगह है, ये केंद्र बिंदु बनी। चाहे आप यहाँ पर सियालकोट तक पहुँच जाए, नसीराबाद, नीमच तक पहुँच जाए, नीमच आपका वहाँ हो गया, आप समझ लीजिए कि अभी आज के मध्य प्रदेश का लेफ्ट भाग हो गया। नीचे तक आ जाएं, अभी ये भी मध्य प्रदेश का निचला भाग हो गया, महू हो गया, जबलपुर हो गया, यहाँ आ जाए दीनापुर तक पहुँच गए हम। मतलब बनारस, आजमगढ़ तो ठीक है, तो फैजाबाद के पास पड़ रहे, दीनापुर तक पहुँच गए। तो ये सारे इलाकों में इस तरीके से रिवोल्ट पहुँचा, ये आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आपको जब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो आपको समझ में आए कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहली चीज़ आपको समझने की है कि जो नवाब है, नवाब आप कह लीजिए, इनको नवाब का नाम तो दे दिया हमने, लेकिन नवाब हों, राजा हों, सरदार हों, चीफ्टेंस हो, जो जो इलाके पे राज करते थे। हुआ ये कि मिड 18 सेंचुरी की बात बता रहा हूँ, 1750, ये दिमाग में बिठा के रखिएगा। 1857 की हम बात कर रहे हैं, तो आप 100 साल पहले चले जाइए। पहले तो यहाँ से ही शुरुआत हो गई थी कि जो नवाब थे, जो राजा थे, जो जितने भी चीफ्टेंस थे या सरदार थे, उनकी पावर जो है वो धीरे धीरे ले ली जा रही थी। यानी इनकी जो अथॉरिटी है और इनका ऑनर यानी कि इज्जत सम्मान, पहले तो अथॉरिटी है जो इनकी प्रभुसत्ता है, और उसके बाद इनकी सत्ता है। ऑनर यानी कि इनकी जो इज्जत है, सम्मान, वो सब इनसे ले लिया जा रहा था। हुआ क्या था, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिसको कंपनी ने जब उसको जीत लिया, या ये लोग मान गए कि भाई कंपनी हमारी करता धरता है, तो यहां पर इन्होंने बिठा दिया एक रेसिडेंट। कौन बिठा दिया? एक रेसिडेंट बिठा दिया। रेसिडेंट जो था वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखौटा था, और यहां पर अब इनका जो खुद का तरीका था, यानी अगर मैं यहाँ का सरदार बता दूं तो वो पहले अपने आप खुद ही इसका राज करता था, राजकाज करता था, राजस्व लगाता था, टैक्स करता था, अपने लोगों पे ध्यान देता था। लेकिन क्योंकि रेजिडेंट आ गया तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली कंट्रोल करने लगी पूरी तरीके से। तो जो इनकी रूलर की, चाहे नवाब बोले चाहे जिनका जो भी नाम ले ले, इनका जो रूलर यहाँ के जो शासक हैं, उनकी जो पावर थी, मतलब ये प्रशासन करने की जो पावर थी इनके पास, उस सबको एकदम से कट शॉर्ट कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। दूसरी चीज क्या हुई कि जो अभी आगे भी आएगा, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि हुई। उसमें यह हुआ कि आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप सेना नहीं रख सकते, यानी कि आर्मी आपकी नहीं होगी। आर्मी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, और आप इसका पैसा देंगे, यू विल गिव द मनी, आप इसका पैसा दीजिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चाहे बेसिक चीज तो पैसा है, रेवेन्यू, और जमीन जायदाद, पैसा जो रेवेन्यू टैक्स आ रहा है, और टेरिटरी, ये दोनों की दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आने लगा, राइट। अब इसमें क्या हुआ, बीच में ये जब होने लगा तो कई ऐसी फैमिलीज थी, जो रूलिंग फैमिलीज थी, ये जो शासक वर्ग थे, वो गए इनके पास, कंपनी के पास गए, है ना। यहाँ पर आप लॉर्ड डलहौजी भी देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जॉन कैनिंग भी हैं, चार्ल्स कैनिंग भी हैं। तो ये लोग इनके पास, डलहौजी साहब और बाकी लोगों के पास गए। इन्होंने कहा कि भाई, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, ये झांसी की रानी थी, और इनके पति का देहांत हो गया था, और इनका एक दत्तक पुत्र था। यहाँ पर देखें, ये जो पीछे इन्होंने बांध के रखा है ना बच्चे को, ये बहुत बड़ी कहानी है, इसके लिए पूरी बुक लिख दी जा सकती है, बहुत ही, क्योंकि ये झांसी एक ऐसा इलाका है, अगर आप जाएंगे तो आपको वो फील होगा, वो वाइब फील होगी। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रही। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा इनसे कि देखो, ऐसा है, हमारा एक अडॉप्टेड सन है, आप इसको राजा मान लीजिए, ठीक, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया है। इसी तरीके से ये जो नाना साहेब आप देख रहे हैं, पेशवा, ये किसके दत्तक पुत्र थे? ये इनके, ये जो चित्र देख रहे हैं, मैं जरा बड़ा कर दूं, ये है पेशवा बाजीराव दो। ये साहब है पेशवा बाजीराव दो। इनके जो अडॉप्टेड सन थे, इनके खुद के सन नहीं थे, लेकिन मतलब बेटे नहीं थे, इनको इन्होंने अडॉप्ट किया था, नाना साहब पेशवा को। तो नाना साहब पेशवा भी गए इनके पास और कहा कि देखो साहब, ऐसा है, इनको तो आपने पुणे से उठा के बिठा दिया है कानपुर के पास बिठूर जगह पे। इस बिठूर जगह पे आप इनको पेंशन देते हो, पैसा देते हो, अब ये इनका देहांत हो गया तो हमें दे दीजिए। इन्होंने मना कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई को भी मना कर दिया, नाना साहब पेशवा को भी मना कर दिया। अब किसी को मना कर देंगे तो दिल में तो एक फांस चुभी जाएगी, ठीक है जी।
बेसिकली टर्न डाउन द प्लीज, ये जो रिक्वेस्ट कर रहे थे इन सबकी रिक्वेस्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर जनरल रहे या देश के गवर्नर जनरल रहे उन्होंने मना कर दिया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि भाई सब्सिडरी अलायंस हुआ ये कि पहले अवध में, लखनऊ के पास का इलाका जो है, पहले अवध में क्या हुआ कि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लगा दी। 1801 की बात है कि भाई ठीक है, आपके पास अपनी सेना नहीं रहेगी, हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी, आप हमें पैसा देंगे। लेकिन उसके 50 साल बाद, तकरीबन 50 साल बाद 1856 में, देखिए 1856 बिल्कुल करीब पहुंच गया 1857 के। मैंने कहा ना, चिंगारी शुरू हुई तभी आग लगती है। तो 1857 में ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि अवध को हथिया लिया, इस जमीन को, इस जायदाद को, इस टेरिटरी को हथिया लिया, ये कहकर, क्योंकि इन्होंने ये तो लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? इसमें यह था कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं, मतलब किसी शासक के बच्चे नहीं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बच्चे नहीं थे, ये जो साहब है इनका बच्चा नहीं था, ये सब दत्तक पुत्र है, इनका भी ये जो बेटा है दत्तक पुत्र है, अडॉप्टेड सन है, यानी आपके अगर बच्चे नहीं है तो आपकी जमीन, आपका जो टेरिटरी है, आपका जो शासन करने का जो इलाका वो हमारा हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। अवध में इन्होंने कुछ और किया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो वाजिद अली शाह साहब थे उनको कहा कि ऐसा है, आप ठीक से राज नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी साहब यहाँ दिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप ठीक से राज नहीं कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस है आपका, और हम इसका गवर्नेंस करना चाहते हैं क्योंकि पूरा देश हम गवर्न कर रहे हैं, तो आप चलिए हटिए यहाँ से, हम गवर्न करेंगे। तो इनको हटा दिया। अब वाजिद अली शाह जो साहब है, मैं उनका चित्र भी दिखाऊंगा आपको, ये साहब जो थे ये बड़े, इनको लोग प्रेम करते थे, मतलब यहाँ पर जो लोग रहते थे वो इनको बड़ा प्रेम करते थे, बहुत मानते थे। अब इस तरीके से अगर इनको उठा के बिल्कुल बाहर कर दिया गया, या वे कहें कि गद्दी से उतार दिया गया, यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ गया। आप समझ रहे, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, और अब अवध में भी हो गया। एक और कंपनी ने एक और प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि भाई जो मुगल डायनेस्टी है ना, जो मुगल साम्राज्य चल रहा है, इसको तो खत्म करना है। पहली चीज तो इन्होंने ये कहा कि जो भी एक कॉइन बना रहे थे, जो पहले कॉइन थे इसमें मुगल राजा का, मुगल सम्राट का फोटो होता था, यानी कि मुगल किंग का फोटो होता था। इन्होंने जो कॉइन बनाए, यानी कि जो सिक्के बनाए, इसमें मुगल किंग का फोटो तो हटा दिया इन्होंने। पहली चीज तो ये कर दी। उसके बाद 1849 में क्या किया इन्होंने ये जो लॉर्ड डलहौजी साहब ही कर रहे हैं सब, अभी देखते रहिए। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब आखिरी मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर, अब इनका चित्र देख लीजिए, ये बार बार आने वाले, कई बार आएंगे। ये है बहादुर शाह जफर, ये साहब, ठीक है। ये जो बहादुर शाह जफर साहब हैं, इनकी जब मृत्यु हो जाएगी, पहले तो ये है कि हम एक काम करेंगे कि जैसे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई तो इनको हम लाल किले से, जहां पर ये रहते थे, रेड फोर्ट जिसे हम कहते हैं, इससे उठा के इनको कहीं और दिल्ली में कोई और जगह शिफ्ट कर दी जाएगी। मतलब जो सेंटर पॉइंट था सत्ता का, इसको हम धूमिल कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, मतलब तोड़ेंगे नहीं, मतलब बस सत्ता का पॉइंट को, इस आदमी को उठा के कहीं और मतलब इसके जो परिवार है उसको उठा के कहीं और हम छोड़ देंगे। पहली चीज तो ये हो गई। ओके, हुआ ये कि अब आ गए ये कैनिंग साहब। 1856 की बात है, देखिए 1857 के पास पहुंच रहा हूं मैं। 1856 में ये जो कैनिंग साहब है, इन्होंने कहा कि ये जो साहब है, ये जो बहादुर शाह जफर है, ये होंगे लास्ट मुगल किंग, आखिरी मुगल किंग होंगे ये, और इसके बाद जो भी आने वाले हैं उनको हम किंग तो बोलेंगे नहीं, मतलब इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे हैं ये किंग नहीं होंगे, इनको हम केवल कह देंगे, चलो प्रिंस कह देंगे, चलो राजकुमार कह देंगे। लेकिन अब आगे मुगल डायनेस्टी का कोई भी राजा नहीं होगा। अब ये तो बात खत्म हो गई, मतलब मुगल साम्राज्य वैसे ही वीक हो गया था, और इन्होंने आखिरी जो नेल इन द कॉफिन कहते हैं, आखिरी ये कह दिया कि भाई अब इनको नहीं, आगे कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कहां से चिंगारी बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे। अब पीजेंट्स और सिपॉयज का क्या हुआ? पीजेंट्स मतलब होता है फार्मर्स, किसान। सिपॉयज मतलब जो सिपाही अंग्रेजों की बटालियन में थे, अंग्रेजों की रेजिमेंट में थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। ठीक, पहली चीज तो यह है कि जो पीजेंट्स थे और फार्मर्स थे, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो तो मतलब अफलातूनी था। इतना पैसा कि ये बेचारे पे नहीं कर पाते थे। फिर ये क्या करते थे, कहीं ना किसी मनी लेंडर से पैसा लेते थे, और मनी लेंडर को पैसा नहीं दे पाते थे तो इनकी जमीन ये हथिया लेता था। कहने का मतलब ये है कि इनकी जमीन चली जाती थी। जो तरीका था मारपीट का, गुस्से का, लठ मारों के साथ इनकी आते थे और गरीबों को मारते पीटते थे।
तो कहने का मतलब यह है कि जिस पे ये जिंदगी भर से, जमाने भर से जिस जमीन पे ये काबिज थे, उसको टिलिंग करते थे, उस पे वो अपना रोजी रोटी या कहें कि धान या गेहूं या ये सब उगा के ये अपना भरण पोषण करते थे, वो मनी लेंडर के पास चली जाती थी और जिस तरीके से इनसे उगाही की जाती थी उससे बड़े परेशान थे। ये तो हो गई बात फार्मर्स की। अब जो सिपॉयज है वो क्यों परेशान थे, उनमें असंतोष क्यों था? जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत जो सिपॉयज थे, सिपाही थे, वो उनको डिस्कंटेंट क्यों था, असंतोष क्यों था? पहली चीज तो इनको जो तनख्वाह दी जा रही थी वो बहुत कम थी, पे बहुत कम थी। जो भत्ते दिए जा रहे थे जिसे हम अलाउंस कहते हैं वो बहुत कम थे, और जो जिस हिसाब से इनको सर्विस कराई जा रही थी, मतलब एक बहुत ही जिसे कहते हैं दुखदाई या दयनीय स्थिति में ये लोग काम कर रहे थे। अब रोटी तो सबको खानी है, पेट तो सबको पालना है, इसलिए बेचारे काम कर रहे थे। अब हुआ ये कि इन्होंने लाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए रूल ले आए, नए कानून ले आए। इन्होंने क्या किया कि यहां तक तो ठीक था, चलो काम चला रहे थे, इन्होंने ऐसे रूल लाए जिससे सिपाहियों का जो धार्मिक रिलीजियस सेंसिबिलिटी है, धार्मिक जो इनकी सोच है या धार्मिक विश्वास है, रिलीजियस बिलीफ, इस पे आक्षेप हो गया। इस पे इन्होंने एक तरीके से उंगली रख दी। और जब आप धर्म की बात करते हैं वहां उंगली रखते हैं तब तो तमाशे होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूं। पहली चीज, उस जमाने में लोग कहा करते थे, खासतौर पे जो अपर कास्ट थी, वो ये कहती थी कि अगर हमने समुंदर पार किया, ये समुंदर है सी, अगर इसको पार किया तो रिलीजन, हमारा धर्म और हमारी जाति, कास्ट, ये दोनों भ्रष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हुआ ये कि 1824 में इनसे कहा गया कि देखो ऐसा है, बर्मा में लड़ाई चल रही है, आपको सी रूट से जाना है, मतलब पानी के से जाना है और वहां लड़ाई करनी है हमारे लिए। तो इन सिपाहियों ने कर दिया मना। इन्होंने कहा ना, हम पानी के रास्ते नहीं जाएंगे, लेकिन हम लैंड रूट, मतलब जमीन के रास्ते हम जाने को तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जब कंपनी के ऑफिसर को आप मना कर दें, वो भी हिंदुस्तानी सिपाही, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो हुआ ये कि इनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी गई, बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलती थी। और जब ये देखा इन्होंने कि ये तो सी रूट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब कभी भी ये पानी के रास्ते नहीं जाएंगे, तो फटाफट इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, एक नया रूल ले आए, एक नया लॉ ले आए, बल्कि एक कानून ले आए कि अगर आप कोई भी सिपाही की भर्ती होगी, जिसे हम कहेंगे न्यू रिक्रूटमेंट, अगर नई रिक्रूटमेंट होगी तो चाहे कोई भी हो, इसको समुद्र के पार जाना ही पड़ेगा जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी लड़ाई करने के लिए या किसी और काम के लिए। पहली चीज ये हो गई। दूसरी एक और बात बताता हूं, ये पीजेंट फार्मर और सिपाही में कॉमन क्या है? देखिए, जो सिपाही है और जो फार्मर है, आपको याद है जब मुगल साम्राज्य था, उसके बाद बनारस और अवध में ये प्रचलन हुआ कि पीजेंट्स और फार्मर को ये लोग अपने यहां रखते थे एज अ सोल्जर, आर्मी में अपनी। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था कि भाई जो पीजेंट फार्मर है इन्हीं को ले लिया जाए और इन्हीं को हमारे इसमें सिपाही के नाम पे भर्ती कर लिया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि सिपाही ही तो फार्मर है और फार्मर ही तो सिपाही है। अगर सिपाही आ गया तो उसका भाई, उसका बाप, उसका चाचा, भतीजा, सब तो फार्मर है। तो जो सिपाही में एंगर था, उनमें गुस्सा था, वो फार्मर में फैल गया, और फार्मर्स में जो मैंने बताया जो एंगर था, जो गुस्सा था, जो असंतोष था, वो सिपाही में आ गया। तो इसीलिए एक तरीके से यहां पर कहा गया है कि एंगर, गुस्सा जो था पीजेंट्स का, वो फटाफट सिपाहियों में आ गया। मतलब सिपाहियों में जो गुस्सा था वो बिल्कुल गले तक भर गया। उसके बाद आया रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, देखिए इसको मैं मानता अच्छा, आप लोग क्या कैसे मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स तो ब्रिटिश ने बहुत अच्छे किए। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने पहले कहा कि ऐसा है कि जो इंडियन सोसाइटी है इसमें चाहिए रिफॉर्म्स, इसको सुधारना जरूरी है, इसमें ऐसी कई चीजें हैं जो हमें बदलनी पड़ेगी। जैसे कई इन्होंने लॉज लाए, जिसमें पहली चीज तो यह है कि इन्होंने सती प्रथा क्या होती थी कि अगर पति मर गया, इसको देखिएगा, अगर पति मर गया है तो पत्नी को उसकी चिता पे बिठा दिया जाता था और आग लगा दी जाती थी, चाहे वो चाहे या ना चाहे, यानी पति के साथ तुम भी मर जाओ। ये तो बहुत ही दुखदाई थी, लेकिन ये प्रथा चल रही थी। अंग्रेजों ने कहा ना, ये नहीं होगी। दूसरी चीज थी कि अगर कोई औरत है, उसका पति मर जाता है, तो अब उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, अगर ये विडो भी हो गई है, इसका पति छोड़ दिया है इसको, या फिर इसकी
वो मर गया है, तो इसकी दोबारा शादी कराना ज़रूरी है। जो विडो है, विडो मतलब जो जिसका पति मर गया है, उसकी रीमैरिज कराना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया, सती प्रथा और रीमैरिज, इसके लिए कानून बनाए, विडो रीमैरिज कर देता हूँ, राइट। अब एक और चीज़ इन्होंने की, इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी का एजुकेशन जो है इसको बहुत बढ़ावा दिया, प्रमोटेड, बहुत प्रमोशन किया। ऐसा किया कि 1830 के बाद एक और चीज़ हुई, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होते हैं, जो लोगों को बताते हैं ईसाई धर्म के फायदे, अच्छाइयाँ, और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इनको बाकायदा कहा गया कि आप ज़मीन ले लीजिए, ज़मीन आप ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी मतलब आप लैंड और प्रॉपर्टी दोनों ले सकते हैं। एक और नया लॉ पास हुआ 1850 में। 1850 के लॉ में ये था कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी इंडियन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है, मतलब वो क्रिश्चियन बनता है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति जो भी है वो सब उसके पास रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जिनको ना ये पसंद आया, ना सती, ना विडो रीमैरिज, अंग्रेजी, और जो ये इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा दिया, यहाँ जो बढ़ावा दे रहे, उनको ये लग रहा था कि हमारा रिलीजन, हमारा धर्म, हमारे जो रीति रिवाज है, यानी कि सोशल कस्टम्स है, हमारा जो तरीका है जीने का, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ये सब ये खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज, एक और गुस्सा था जो लोगों में भर गया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो ये सती प्रथा है, विडो रीमैरिज है, इसके लिए आवाज़ उठाई, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब कारण थे जो लोगों के अंदर पनप रहे थे। 1857 एक दिन में नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। अब यहां पर क्या है, जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हिस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट। अगर कोई फैक्ट नहीं है तो आप हिस्ट्री के बारे में बात नहीं कह सकते, वो कहानी हो जाएगी, वो एक किसी की परिकल्पना या कल्पना हो जाएगी। तो जो फैक्ट्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम अगली बार। इसमें हम मेमोइर्स देखेंगे, लोगों ने क्या लिखा है, बाकायदा एक किताब लिखी गई है, उसमें क्या दिया गया है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।